मगर आई थिंक फॉर्मूला कहीं ना कहीं उल्टा हो गया है। फॉर्मूला सही मायनों में ये होना चाहिए कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, उसके बाद जो बचा वो मेरा खर्चा होता है। सो अगर उस तरीके से लोग देखें तो आई थिंक दे विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। और जो भी गोल्स चाहिए, क्योंकि हर एक गोल के लिए आप रिटर्न्स तो कहीं ना कहीं से ला नहीं सकते, रिटर्न्स जो आने वाले हैं वही आने वाले हैं। कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, आपके पैसे इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर 10,000 की SIP करते हैं, आपको 20 साल लगेंगे इफ़ यू आर गेटिंग से 12 to 14% रिटर्न। 12% रिटर्न पे आपको 20 साल लगेंगे, एट अ 14% रिटर्न 18 साल लगेंगे टू मेक दैट 1 crore। अभी भी कॉशन होके चलने की ज़रूरत है। थोड़े एक्सटर्नल रिस्क है इंडिया के लिए जो पैन आउट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अपसाइड्स फ्रॉम अर्निंग्स पर्सपेक्टिव भी इंक्रीज हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस्टर चिराग मेहता, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO at Quantum Mutual Fund. Mr. Chirag has over 2 decades of cumulative experience in managing funds with expertise in asset allocation, sustainable investing, equities, and alternative investment strategies. A chartered alternative investment analyst (CAIA) and MMS in finance. He is ranked the 4th best performing fund manager in the world under the age of 40 by CityWire in 2017. He has been invited to speak at global conferences like the ICGN, Responsible Investor, TSAM, WDI, and organized in India by ACGA, CFA India, FICCI, ASSOCHAM, WGC. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. I'm Namrata Arora. And आज हमारे साथ we have someone after a pretty long time. We have Mr. Chirag Mehta, who's the CIO of Quantum Mutual Fund. And हम चिराग को इसलिए लेके आए हैं इस एपिसोड में क्योंकि हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ. एंड द टॉपिक इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम. आई डू बिलीव कि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना चाहता है, एंड एट अ वेरी वेरी यंग एज दीज डेज. सो हु बेटर देन चिराग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर अस. एंड चिराग, वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात. Thank you, Namrata. Thank you so much for having me. You're most welcome. So, Chirag, let's get started with our conversation today. And, क्योंकि हम financial freedom के बारे में बात करने वाले हैं, मैं इतने सारे investors से on a regular basis मिलती हूँ through my workshops and trainings, and I've realized कि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है. एवरी इन्वेस्टर टुडे इज सेइंग कि मैं सबसे बड़ा गोल है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिल जाए. जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ वो बोलते हैं मुझे 25-30 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक. सो बिफोर वी रियली स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन, आप हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम? श्योर नम्रता, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपके पैसे इतने हो जाए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस की आपको और कोई कैश फ्लो की ज़रूरत ना पड़े. आपके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आए वो इतना हो कि आपके घर के खर्चे या जो भी खर्चे हैं आपके महीने में, वो सारे वो पैसे से मीट हो सके. तो अगर वो स्टेट में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाता है. सो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके नॉट ओनली करंट बट इन द फ्यूचर आपके जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो 2 कारण की वजह से बढ़ते हैं. एक तो इन्फ्लेशन होता है जिसकी वजह से महंगाई जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं. और दूसरे हैं आपके लाइफस्टाइल चेंजेस. ओवर टाइम हम सब ने देखा है कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते रहता है, उस वजह से आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. सो उन वजह से आपके मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं. और तीसरा होता है कि शॉक, एक आपको सरप्राइज आ जाता है जिससे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो या आपने कहीं वेकेशन ले लिया, तो वो सब खर्चे जो एस्टिमेट में नहीं होते हैं वो सब खर्चे बढ़ जाते हैं. सो ओवरऑल अगर आप एक एस्टिमेट ले लें और अगर आप अपने रिटर्न कितने आएंगे फ्यूचर में वो एस्टिमेट कर लें, और अगर आपके रिटर्न्स आपके खर्चे से ज़्यादा है तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है. सो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आपके कंजर्वेटिव रिटर्न्स भी आपके खर्चे मीट कर पाए तो तभी आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है.
ओके, सो ये लेट्स से कि कोई 25 इयर्स का है जिसने अपना हम्म। कॉर्पस डिज़ाइन किया है बेस्ड ऑन द एज एट विच ही और शी वांट्स टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन क्या होता है कि आपके हर लाइफ स्टेज के साथ खर्चे बढ़ते रहते हैं, एज यू राइटली सेड, राइट? तो डज इट मीन कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर भी चेंज होता रहेगा? तो अगर मैंने अपने लिए एक कॉर्पस डिसाइड किया है कि ये मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे अटेन करने में मदद करेगा, लेकिन हम्म। शायद 5 साल बाद या 10 साल बाद दैट मे नॉट बी द केस, राइट? तो फिर हमें अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है, हाउ ऑफन शुड बी अपडेटेड? आई थिंक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का जो नंबर है आपको एस्टिमेट ही करना पड़ेगा हर समय, और ये ओके, सब चीज़ें आपको ओवर एस्टिमेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब आएंगी ही, 100% ये सब आएंगी, तो आपको वो एस्टिमेट करके चलना पड़ेगा। एक राइट। एग्जांपल देता हूँ, एक इंडिया का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो प्राइवेट हुँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बताता है कि इंडिया ने कंजम्पशन के लिए कितने खर्चे किए अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो हुँ, अगर हुँ, इन्फ्लेशन रेट लें और इंडिया का, तो लॉन्ग टर्म रेट 6-7% रहा है। राइट, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करीब करीब 10-10.5% पे इंक्रीज हुआ है लॉन्ग टर्म। सो 6 से ओके, 7% महंगाई और 3-3.5% 4% के आसपास आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, इंडिया का लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और प्राइवेट कंजम्पशन इस तरह बढ़ा है। सो ओके, ये एक एस्टिमेट नंबर, जा इन्फ्लेशन नंबर खाली रख के मतलब नहीं है आपको। ओके, 10%, 10.5%, 11% हमने हिस्टोरिकली देखा है। और जैसे हमारी इनकम्स बढ़ती है, ये सब चीज़ों में हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। जब तक ओके, इनकम्स कम है, फूड के लिए आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, और हुँ, बाकी जब इनकम्स बढ़ जाती हैं तो फूड कम हो जाता है या स्टैटिक रहता है, बाकी सब खर्चे बढ़ जाते हैं। सो बढ़ अगर आप जाते हैं। 10 से 15%, 10 से 12% रादर, आप एक एस्टिमेटेड इनकम इंक्रीज ले लें, तो आपको ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेट करने में बड़ी बड़ी आसानी होगी। इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक अजम्पशंस पे आप पहुंच पाएंगे, एज ओपोज टू टेकिंग ओके, 5-6-7% इन्फ्लेशन का जो नंबर है। सो एक ओके, रियलिस्टिक वे में आप अगर अज्यूम करें, और अगर लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स ले उनके, तो आज भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के कैलकुलेशंस पे सही आ सकते हैं करीब करीब। मगर अगर तो आपको आगे जाके वो रीवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है टू लार्ज एक्सटेंट। ओके, और सेकेंड साइड पे अगर आप देखिए, रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन अगर आप थोड़ा सा कम रखें, हालांकि रिटर्न्स अगर ज़्यादा भी हों तो कोई कोई इश्यूज नहीं होते हैं, मगर अगर हुँ, वो उसका कम रखें, तो एक इक्वेशन फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत सही मायने में बैठ जाएगा कि आपके खर्चे ओवर एस्टिमेटेड, आपके रिटर्न्स अंडर एस्टिमेटेड, टू गेट यू टू द लास्ट लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल हाँ। फ्रीडम। या सो लाइक वी ऑलवेज से कि आपको हमेशा वर्स्ट केस प्लानिंग करनी चाहिए कि वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे, वर्स्ट केस मेरा इन्फ्लेशन कितना होगा, वर्स्ट केस मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, हाउ लॉन्ग विल आई लिव, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर डिज़ाइन करेंगे। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेबी ने बोला है कि जब भी आप अपने रिटर्न्स एस्टिमेट करते हैं तो एक्विटी से आप 12% लेके चलिए, सो दैट उसके ऊपर आपको कुछ भी मिले, दैट थिंक ऑफ इट एज अ बोनस, लेकिन एज पर सेबी नॉर्म्स इट शुड बी अबाउट 12%। क्या ये सही है, चिराग? सी इक्विटी मार्केट में क्या रिटर्न निकलेंगे लॉन्ग टर्म, उसका एक बहुत आसान फॉर्मूला है। एक ओके, होता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। हमारा मानना है कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास होगा। लास्ट 40 ओके, साल का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहा है इंडिया में। ओके, लोग आके कहेंगे आपको कि 8-9-10% पे इंडिया ग्रो होगा, मगर उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, कैपिटल चाहिए टू ग्रो एट दैट हाई पेस। तो अगर सस्टेनेबल ग्रोथ जानना है, तो 6.5% पे इंडिया ग्रो होगा फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। ओके, इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में करीब करीब 5-5.5% इन्फ्लेशन रहेगा ओवर द राइट, लॉन्ग रन। कम होते आया है। अर्लियर वी यूज टू हैव 9-10-11% इन्फ्लेशन, अभी ये 6 से 7% आ गया है, या इवन लोअर देन दैट। सो लॉन्ग टर्म एस्टिमेट 5-5.5% का एक रियलिस्टिक होता है। तो अगर दोनों को ओके, जोड़ ले, 6.5% रियल जीडीपी, 5.5% इन्फ्लेशन, तो नॉमिनली इंडिया ग्रो होगा 12% के आसपास। 12% और पे। ओके, इंडिया अगर 12% पे ग्रो होता है, तो लार्जर कंपनीज कंपनीज जो अच्छे से अपनी बिजनेस संभाल रही हैं, वो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर ओके, नॉमिनल एवरेज ग्रोथ अगर 12% है, तो बड़ी कंपनी 13-14% पे ग्रो होगी। और सो अगर उनके हुँ, रेवेन्यू 13-14% पे ग्रो हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स जो जनरली ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एफिशिएंसीज आती हैं, स्केल का बेनिफिट मिलता है, इसके लिए ग्रोथ ज़्यादा होती है कंपनीज की ओवरऑल। मगर अगर 13-14% जो नॉमिनल रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए उनका, वही प्रॉफिट ग्रोथ होता है, तो 13-14% के आसपास उनकी अर्निंग्स ग्रोथ होंगी।
और अगर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट रिफ्लेक्ट्स अर्निंग्स, और अगर वो अर्निंग्स के हिसाब से मार्केट उनको रिवॉर्ड करते हैं, तो मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13, 14, 15% के आसपास का बनता है इक्विटीज में. बट आई कैन अग्री विद योर स्टेटमेंट दैट अगर 12% का ग्रोथ लेके चलें तो आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड. जैसे मैंने कहा कि अंडर एस्टिमेट करके रिटर्न्स चलना चाहिए सो दैट यू डोंट हैव एनी सरप्राइजेस. सो आई थिंक रियलिस्टिक बेसिस पे 14-15%, और अगर कंजर्वेटिव बेसिस पे 12% इज अ गुड assumption. Wonderful. Okay. So Chirag, let me ask you this very simple question. एक जो हैबिट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, आउट ऑफ दीज थ्री, सो क्या हमें ज़्यादा कमाना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्या हमें ज़्यादा सेव करना चाहिए, या हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? श्योर नम्रता, जब भी एक अच्छा मील तभी बनता है कि जब भी हर एक चीज में सही प्रपोर्शन हो, राइट? वैसे ही इन्वेस्टिंग में अगर आपके सही सभी चीज में सही प्रपोर्शन हो तो ही आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बेटर होगा, आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम या गोल्स चाहिए वो मीट होंगे. तो फर्स्टली एक लोगों का एक समझ होती है कि मेरे इतने इनकम है, मेरे इतने खर्चे हैं, तो उसके वजह से जो भी बच गया वो मेरा सेविंग्स है. मगर आई थिंक फॉर्मूला कहीं ना कहीं उल्टा हो गया है. फॉर्मूला सही मायनों में ये होना चाहिए कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, उसके बाद जो बचा वो मेरा खर्चा होता है. सो अगर उस तरीके से लोग देखें तो आई थिंक दे विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड. और जो भी गोल्स चाहिए, क्योंकि हर एक गोल के लिए आप रिटर्न्स तो कहीं ना कहीं से ला नहीं सकते. रिटर्न्स जो आने वाले हैं वही आने वाले हैं. लॉन्ग टर्म कभी कोई साइकिल में आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं, जैसे लास्ट 5 साल में देखा हमने कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में से आपको 25, 30, 35%, 40% तक रिटर्न निकले हैं इन टर्म्स ऑफ एनुअलाइज रिटर्न्स. मगर दैट्स नॉट ऑलवेज. एक कैचअप गेम होता है. आपको कहीं ना कहीं पहले समय में कम रिटर्न्स मिले होंगे, उसका कॉम्पेंसेशन ज़्यादा रिटर्न्स में मिला है. सो ओवरऑल आपको पहले एस्टिमेट करना है कि ये मेरे गोल्स हैं, उसके लिए, और गोल्स भी रियलिस्टिक रखें ताकि आपकी जो सेविंग्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मीट कर पाएँ. सो आपको पहले तो सेव ज़्यादा करना है, सही तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको चाहिए टू अचीव योर गोल्स वो मिल पाएँ. सो तीनों चीज़ें की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग देयर पार्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग यू द फाइनेंशियल फ्रीडम. मगर चालू होता है सब सेविंग्स से सेविंग्स नंबर एस्टिमेट कीजिए पहले, उसको सही मायने में इन्वेस्ट कीजिए, उसके जो रिटर्न्स अच्छे निकलेंगे उस वजह से आपके जो भी गोल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होंगे. ओके. सो क्या कोई स्टैंडर्ड थंब रूल है कि इतना परसेंटेज अपनी इनकम का आपको हर महीने बचाना ही बचाना चाहिए? जस्ट आई वांट टू गिव अ थंब रूल टू माय ऑडियंस. तो ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड थंब रूल जो आपको लगता है? सो जनरली स्पीकिंग 30 to 40% अगर आप सेव कर सके अपने इनकम्स के, ऑफ कोर्स एट डिफरेंट लेवल्स ये नंबर्स चेंज होंगे. इफ़ योर अर्निंग्स इज लोअर तो आप 15-20% से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं कुछ टूवर्ड्स फूड, रेंट एक्सेट्रा. तो 15 से 20% टू 40% काइंड ऑफ लेवल्स पे आप सेविंग ले जाइए आपके, और वो सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दैट. सो आई थिंक 40% इज अ डिजायरेबल नंबर दैट विल हेल्प यू अचीव realistic goals if you have set them for yourself. ओके. ओके. सो चिराग, आप इतने सालों से हम शायद बहुत सारे इन्वेस्टर से मिल चुके हैं, एंड यू मीट देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं ऑन देयर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम? आई थिंक जब हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट? लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉन्ग टर्म गोल है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, राइट? अगर आप 20 समथिंग हैं तो शायद आपका फाइनेंशियल फ्रीडम 20 साल लंबा गोल है, राइट? सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वो क्या गलतियां होती हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं जो शायद ना करें तो दे आर बेटर ऑफ. वन इज लोग सेव कम करते हैं और फिर भी चाहते हैं कि उनके गोल्स जो बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, वो कहीं ना कहीं बड़ा मिसमैच हम देखते हैं. क्योंकि Okay. सर्टन सेविंग्स, जैसे हमने कहा कि इक्विटीज आपको लॉन्ग टर्म में मे बी 14-15% रिटर्न दे सकते हैं ओवर द लॉन्गर रन, गिवन द थिंग्स दैट वी सॉ इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ GDP, इन्फ्लेशन, Yeah. अर्निंग्स एक्सेट्रा.
सो अगर वो उस तरह से चलता रहा तो, मगर कहीं ना कहीं लॉपसाइडेड एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं जो इनवेरिएबली बिल्ड हो जाती हैं आपके एक्सपेक्टेशन में। आपके रिटर्न्स से 14-15% होने चाहिए तो 25-30% रिटर्न एक्सपेक्टेशन होते हैं जो जनरली अचीव नहीं कर पाते हैं लोग। सो वहाँ पे एक बड़ा मिसमैच होता है। सेकंड कम्स इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मेथोडिकल होना चाहिए, एसेट एलोकेशन वाइज होना चाहिए, ना ही कि जो आज अच्छा कर रहा है उसमें मैं इन्वेस्ट कर लूँ। जो आज अच्छा ओके। करता है वो सबसे गलत टाइम होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जनरली स्पीकिंग, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट वेल। सो आपको एक अप्रोच जो होता है इन्वेस्टिंग का, वहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैच है इन टर्म्स ऑफ कैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। सो आई थिंक यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। एक आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एक इंक्लिनेशन लाना पड़ेगा कि कैसे मैं सही पोर्टफोलियो बना सकूं। सो आई थिंक अगर वो हो जाए सही में तो आई थिंक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ सेवर्स। हमारा सेविंग्स रेट 30-35% का है, फिर भी या हमने जो गलती की है इन्वेस्टिंग की इन टर्म्स ऑफ से एफडीज में इन्वेस्ट किया है इन अ लॉन्ग वे। या आज भी 2.3 लाख करोड़ मनीज इन एफडीज, और एफडी पोस्ट टैक्स इज अ वेरी लूजिंग प्रोपोजिशन इन्वेस्टर्स के लिए। फिर भी आज इतना बड़ा अमाउंट एफडीज में इन्वेस्टेड है। थोड़ा बहुत या चाहिए आपको सेफ्टी के लिए, वो हम समझ सकते हैं, मगर उसके अलावा जो भी आपके पास पैसा है सही मायने में मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी वेराइटीज़ है जो आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। सो आई थिंक एजुकेट योर सेल्फ। आई थिंक ग्रो इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। सो आई थिंक देर इज़ अ प्लीथोर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने आप को फेमिलियर कीजिए और इन्वेस्ट इन द राइट वे। ओके। सो डू यू थिंक एक और गलती जो इन्वेस्टर्स शायद करते हैं वो ये है कि वो पैसा बीच में निकालते रहते हैं? बिकॉज़ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एब्सोल्युटली। इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं कि चलो मुझे अच्छा रिटर्न मिल गया, अभी पैसा निकाल लेता हूँ, राइट? एंड दे मे री-इन्वेस्ट इट और दे मे यूज़ इट अप। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एज वी हैव सीन दैट इन्वेस्टर के रिटर्न और फंड रिटर्न्स में कहीं ना कहीं एनीवेयर बिटवीन एनुअलाइज रिटर्न्स ऑफ 5 to 10% डिफरेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ओके। फंड्स हैव अचीव्ड वर्सेस हुँ, व्हाट इन्वेस्टर्स हैव अचीव्ड। और हुँ। इन्वेस्टर्स कम अचीव करते हैं क्योंकि वो गलत टाइम पे विड्रॉ कर लेते हैं फंड्स, या, कि या, मेरे को रिटर्न्स आ गए हैं, थोड़ा अच्छा रिटर्न आ गया है, मैं स्विच कर देता हूँ, निकल जाता हूँ। सो दोज इश्यूज आर इम्पैक्टिंग कंपाउंडिंग इन अ वेरी बिग वे। तो कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ हुँ, पे इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, आपके पैसे इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर 10,000 की एसआईपी करते हैं, राइट, आपको 20 साल लगेंगे इफ यू आर गेटिंग से 12 to 14% रिटर्न। 12% हुँ, रिटर्न पे आपको 20 साल लगेंगे, एट अ 14% रिटर्न 18 साल लगेंगे टू मेक दैट 1 करोड़, राइट। हुँ, 10,000 SIP कन्वर्टेड इनटू 1 करोड़, ये टाइम फ्रेम है। वन ओके। करोड़ टू 2 करोड़, एडिशनल 1 करोड़ ऐड करने में आपको करीब करीब 5-6 साल लगेंगे। अब आप हुँ, SIP कंटिन्यू करें, 4.5 साल से 6 साल का होराइजन होता है, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या रिटर्न्स आते हैं। 12% आता है, 14% आता है। सो आई अच्छा। थिंक फर्स्ट इनिशियल पार्ट इज डिफिकल्ट, एंड उसके हुँ, बाद आपका पैसा ऑटोमेटिकली कंपाउंड होते रहता है इन अ शॉर्ट हुँ, टाइम फ्रेम। सो अगर हुँ, ये आप समझ ले तो आई थिंक यू विल नेवर विड्रॉ मनी, you will या, only keep investing. So I think या, understand that, take advantage of the compounding। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम रखे मार्केट में, इन्वेस्टेड रहे, आपको पैसा मल्टीप्लाई होते दिखेगा। ओके। सो आप एसआईपी के बारे में बात कर रहे हैं चिराग, एंड यू गिव दिस वंडरफुल एग्जांपल कि अगर आप 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं तो इट विल टेक यू अबाउट 20 इयर्स टू अचीव योर फर्स्ट 1 करोड़, राइट? लेकिन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऑफ कोर्स बोला जाता है कि डू योर एसआईपी, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें एंड यू आर गोना डू फाइन विद योर फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन क्या कोई और भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो हम एसआईपी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू प्रोबेबली अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम अ लिटिल अर्लियर? या फिर इन जनरल क्या सिर्फ एसआईपी बहुत है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और इज देयर समथिंग एल्स दैट वी हैव टू डू अलोंग विद इट? सी SIP एक आपका डिसीजन है कि आपने चूज किया कि मैं लमसम नहीं करूंगा, मैं SIP करूंगा क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड, मैं मार्केट नहीं समझ सकता हूँ कौन सा राइट टाइम है कौन सा रॉन्ग टाइम है।
तो आपने बोल दिया कि मैं SIP लेता हूँ, तो एक जर्नी आपने शुरू कर दी। तो जर्नी पे आपको कायम रहना है, इन टर्म्स ऑफ SIP करते रहना है। ओके आप इसमें रिटर्न कब कैसे बढ़ा सकते हैं? समझिए आपको बोनस मिला, दिवाली में बोनस मिला, और वो बोनस 1 महीने की सैलरी है, आपको पूरा नहीं चाहिए, आधा सैलरी आपने इन्वेस्ट कर दिया। सो अगर आप वो टॉप अप करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लमसम इन्वेस्टिंग अलोंग विथ योर SIP, ये जो होराइजन है 20 साल का, वो सडनली आपको 14 साल 15 साल आते दिख जाएगा। सो एक ओके टॉप अप इन अ ईयर, या आपके हर साल जैसी सैलरी बढ़ती है, आप आपके SIP को टॉप अप कर दीजिए, 1,000 से या 10% से बढ़ा दीजिए, तो आपके होराइजन कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे आ जाएंगे, फ्रॉम 20 years to 15-16 years। तो दैट इज़ द मैजिक जो आप कर सकते हैं। आपके इनफ पॉसिबिलिटी है, सबको बोनस मिलते हैं, सबकी सैलरी इंक्रीज होती हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन वे में वो मार्केट में एडिशन कर लें, तो आपके टाइम होराइजन टू अचीव दैट 1 crore विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली। 4-5 साल से आप पहले अचीव कर पाएंगे आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम या गोल्स जो आपको चाहिए वो। सो आई थिंक देर इज मेरिट। SIP इज अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, मगर उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दें, जैसे टॉप अप SIP या इन्वेस्टिंग बोनस एज लमसम, या मार्केट्स गिरते हैं और आपके पास एडिशनल फंड्स है, तो आप वो टाइम पे इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उसका जो कंपाउंडिंग फायदा होता है ओवर द लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा होता है, and that will help you achieve your financial freedom या goals on a very early basis। ओके लेकिन ये बोला भी जाता है ना, जैसे आपने खुद भी बोला कि लमसम के लिए शायद थोड़ा टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड एज एन इन्वेस्टर शायद मुझे टाइमिंग करना नहीं आता है, तो फिर क्या फिर भी मुझे टाइमिंग करना चाहिए या STP कर दें बोनस को एक डेट फंड से, फिर उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम STP के थ्रू इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करें? डू यू थिंक टाइमिंग ज़रूरी है या टाइमिंग लमसम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? as it said that time in the market is more important। कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता है और आपके पास कैश फ्लो है, तो आई थिंक या बी इन्वेस्टेड। अगर आप मार्केट से बाहर है, तो आई थिंक देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, यू मे लूज आउट कंप्लीटली, और वो नहीं चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। वो द लॉन्ग रन इट विल नॉट मैटर सो मच, बिकॉज आपकी एवरेजिंग तो चालू ही है, आप एवरेजिंग SIP के थ्रू तो कर ही रहे हैं। और ये लमसम अगर मार्केट में डिप्लॉयड करते हैं, या तो फिर एक चीज कर सकते हैं जो हम क्वांटम में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट अपसाइड पोटेंशियल। सो हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का अपसाइड क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको सिंपल तौर के बोल सकूं कि लास्ट सितंबर जब हम अपसाइड देख रहे थे ऑफ द पोर्टफोलियो, इट वाज कमिंग एट 10% एब्सोल्यूट फॉर 2 years, और लास्ट ओके 1 साल के रिटर्न मार्केट में ऑलमोस्ट जीरो है। So that is more bankable in terms of giving you the predictability। और आज की तौर में देखें तो अपसाइड, क्योंकि मार्केट भी गिरे हैं, अर्निंग्स भी इंक्रीज हुए लास्ट 1 साल में, तो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। सो अगर बहुत रनअप हो गया है मार्केट, तो आई थिंक यू कैन वेट फॉर सम टाइम। बट अगर कोई करेक्शन दिख रहा है, जैसे हमने लास्ट 1 साल में देखा, बहुत ही अच्छा टाइम करेक्शन देखा है हमने मार्केट्स में, तो अगर आपको ये दिवाली बोनस मिलता है और मार्केट्स यही लेवल पे है, तो प्लीज इन्वेस्ट योर बोनस इनटू मार्केट्स, ताकि आपको फायदा मिल सके इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग जब ये आपके गोल्स अचीव करने हैं, और आपका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं वो कम कर देगा। Wonderful. Okay. Since you're talking about strategies and how as a fund house up, you'd follow different things. तो चिराग एक बात बताइए, you're the CIO, right? Now let's say आपको ये बोला जाए कि एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, राइट? तो आप ऐसे क्या फीचर्स उस प्रोडक्ट में डाल देंगे जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएँ? आई नो वी हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जिनको हम रिटायरमेंट फंड्स बोलते हैं, राइट? बट श्योर। उनका मुझे एक ही यूनिक फीचर लगता है, 5 year लॉक इन एंड शायद दैट इमोशनल एस्पेक्ट दैट कम्स अलोंग विद इट। लेकिन इसके अलावा आप क्या वो इंटरेस्टिंग फीचर्स अपने फंड में डालेंगे जो शायद एक इन्वेस्टर को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर पाएँ? सो आई थिंक कहीं ना कहीं इफ मेरे को हमें अगर मौका मिले, सो बेस्ड ऑन दिस अपसाइड वी वुड हैव एक लमसम किटी बना देंगे, और जब भी ये अपसाइड सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है, लाइक 25-30% के ऊपर दिखता है हमें रिटर्न्स ओवर नेक्स्ट 2 years, वी वुड वांट इन्वेस्टर्स टू डिप्लॉय मोर एट दैट टाइम। तो अगर कोई फंड्स में इफ देर इज अ प्रोविजन टू क्रिएट दैट किटी एंड
जैसे मार्केट्स अच्छा मौका देते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम और प्राइस करेक्शन, हम तभी अगर इन्वेस्टर्स के पैसे तभी इन्वेस्ट कर सके, दिस वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू इन्वेस्टर्स। और ये ट्रैक रिकॉर्ड, जो प्रेडिक्टेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का है। 20 साल पे हमने मेजर किया है कि हमारा प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स क्या होना चाहिए, Right. और क्या रिटर्न्स निकले हैं ऑफ द फंड। एंड इफ यू सी बोथ लाइंस आर इन टैंडम, barring two periods. One was global financial crisis and second was the COVID crisis, जहाँ पे global financial crisis में इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था in terms of impact. It was a mortgage crisis in the US, और उस वजह से मार्केट्स गिर गए थे इंडिया में क्योंकि Yeah. FIIs विड्रॉ कर रहे थे। So Yeah. overall from that perspective, अगर ऐसा कोई फीचर लाने मिले, we would be more than happy to unveil it for the investors and bring it under practice. वंडरफुल। आई थिंक इट्स अ गुड फूड फॉर थॉट एनीवेज, राइट, कि शायद अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है तो माइट इज वेल यूज इट। वंडरफुल। ओके, सो नाउ आई थिंक हमने इतने सारी चीज़ें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिस्कस करी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। आई डू बिलीव कि हर इन्वेस्टर जो ये या हर व्यूअर जो ये एपिसोड देख रहा है, दे वुड लाइक टू नो कि ऐसे कौन से वो कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स में जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटेगरीज फ्रॉम अ परस्पेक्टिव कि जो व्यूअर है वो 25 से 30 साल की एज के बीच का है, राइट, सो Sure. बिटवीन 25 to 30 ईयर्स। सो यंग इन्वेस्टर, उसके लिए क्या क्या म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होने चाहिए? So I think we'll go by the asset allocation, right? So एक Okay. asset allocation आप triangle form में देख लीजिए। तो Okay. नीचे जो होता है वो आपका बेस होता है in terms of where you start. So I think जो बेस होता है वो एकदम सेफ मनी का बेस होना चाहिए, इमरजेंसी कॉर्पस, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आज की AI के दौर में आपके अगर कैश फ्लो में कुछ इम्पैक्ट आता है या जॉब्स में इम्पैक्ट आता है तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज ना हो। तो हम बोलते हैं इसे इमरजेंसी कॉर्पस, जो आपके 1 साल या 2 साल के जो भी खर्चे हैं वो आप इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड कर दीजिए, ताकि आपकी जॉब में कुछ इम्पैक्ट हो या आपके बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट हो तो उसमें आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस ना आए। उसके Okay. बाद एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लाइक एसेट्स आप इंक्लूड कर दीजिए उसके अंदर। तो आपको क्योंकि गोल्ड ने हमेशा अच्छा किया है जब इक्विटी मार्केट ने अच्छा नहीं किया है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आता है। एंड बड़ा लेयर ऑन द टॉप ऑफ इट इज इक्विटी। सो इक्विटीज में भी आपके पास स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लार्ज कैप एक थोड़ा सा फाउंडेशन लेयर होना चाहिए। उसके ऊपर जैसे आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है वैसे आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप उसके ऊपर होना चाहिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ये अगर सिंपल वे में अगर आप बिल्ड करें तो आई थिंक यू विल अचीव व्हाट यू वांट। जैसे बोलते हैं कि अच्छा इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग होता है, हालांकि 25-30 ईयर्स को बहुत Yes. एक्साइटमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सेक्टोरल में जाना है, थीमेटिक में जाना है, मगर कहीं ना कहीं वहाँ पे आप इनवेरिएबली बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। सो Yeah. जितना सिंपल रखेंगे, जैसे मैंने पिरामिड समझाया वैसे इन्वेस्ट करेंगे, सो आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड इन योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। आप जो रिटर्न चाहते हैं वो ईजी फॉर्म में आप अचीव कर लेंगे। सो आई थिंक एक सेफ्टी लेयर, उसके ऊपर गोल्ड और उसके ऊपर इक्विटीज। इक्विटी शुड बी अराउंड 70-80% ऑफ योर पोर्टफोलियो, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। और जब समझो इक्विटीज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो गोल्ड का लेयर है आपके पास या इमरजेंसी कॉर्पस का लेयर है जो तभी न अच्छा करेगा। सो ओवरऑल एक अच्छा एसेट एलोकेशन सिंपल रखें और आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। Okay, so just deep diving this a little bit, equity funds में क्या क्या categories हम pick कर सकते हैं? Of course, you did mention large caps, but then थोड़ा आप अगर और विस्तार में बताएंगे कि specifically अगर वो मेरा 70-80% जो corpus equity funds में जाने वाला है वो कौन कौन सी categories में split होना चाहिए? श्योर। सो आप जैसे मैंने कहा कि इक्विटी कैटेगरी कोई भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मूव कर सके जहां उन्हें मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सी कैप फंड या फोकस फंड या वैल्यू फंड, वो सब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर को जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे वो जा सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम एक डेडिकेटेड एलोकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप में जो अपॉर्चुनिटीज है या सेक्टर्स है वो लार्ज कैप्स में मौजूद नहीं है।
सो आपको वो फायदा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो स्मॉल कैप्स देते हैं, वो जनरली लार्ज कैप्स में एब्सेंट है. इस वजह से कोर एलोकेशन टू स्मॉल कैप्स भी बनता है. सो आई थिंक अगर आप फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, वैल्यू एंड लार्ज कैप, ये चारों में से एक एक फंड ले लें और एक मिड एंड स्मॉल कैप का फंड ले लें, सो आई थिंक दैट्स अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ equities that you will end up making, and Okay. you will achieve the goals that you want. Okay. So, with a focused approach on small cap funds, let me ask you this question. Let's say, अभी तो मैंने आपसे पूछा था कि if someone is between 25 to 30 years of age और वो अपना financial freedom achieve करना चाहते हैं. Now, let's say someone is 40 plus. Okay, let's just say 40, Sure. 41, early 40s, right? और उन्होंने अभी तक अपना financial freedom, के लिए इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है. तो आप ऐसे इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देंगे कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, एंड क्या क्या कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? डू यू थिंक दे शुड गो मोर अग्रेसिव कि ज़्यादा स्मॉल कैप, ज़्यादा मिड कैप में डाली, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाइए, या फिर डू यू थिंक वैसे ही आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए लाइक यंगर पर्सन, लेकिन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट? सो टेल अस कि एक 40 प्लस इंसान को क्या करना चाहिए? So नम्रता, अगर उनके कैश फ्लोज आर गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टू टैप इनटू, तो अगर ये इन्वेस्टिंग इज नॉट गोना बी टच, आई एम अज्यूमिंग फॉर नेक्स्ट 20 years, 40 to 60 इज अ रिटायरमेंट एज जनरली. सो अगर 20 साल तक इसको नहीं छूने वाले हैं, तो आई थिंक दे कैन बी अ लिटिल मोर अग्रेसिव. They can, if I'm assuming they would already have a इमरजेंसी कॉर्पस, और जो भी पैसे हैं अभी या फ्यूचर कैश फ्लोज जो आ रहे हैं, वो एक्विटीज में ज़्यादा कर सकते हैं. सो आई थिंक 80-20 इज अ गुड रेशियो इन विच दे कैन गो. 80 into equities and 20 into gold will be a great combination for them to go into. And within equities, they can have a slightly higher allocation depending on when they start looking at markets. So अगर markets अभी थोड़े expensive हैं, तो wait for some time to get into small caps. But over time, they can have a larger SIP into small cap, mid caps, to be able to get that aggression in their portfolio, to be able to achieve that. But I wouldn't say that entirely should be that, but they can have a slightly higher proportion to mid and small cap. And in that, they have to be very wise in terms of not taking inadvertent risk into mid and small cap. ओके, ओके. हम इतना मिड एंड स्मॉल कैप्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देयर इज टू मच टॉक अबाउट स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी. Sure. जनरली स्मॉल कैप्स को बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बोला जाता है, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप इज अ ग्रेट कैटेगरी. मैं ना तो इसके फॉर हूँ ना इसके अगेंस्ट हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि क्या स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी जेन्युइनली उतनी लुक्रेटिव है एज इट इज़ मेड आउट टू बी, या फिर एटलीस्ट एक इन्वेस्टर को वो क्या क्या रिस्क हैं जो कंसिडर करने चाहिए व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स? एंड आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, एंड आई होप जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया उनको इसके रिस्क पता हैं. सो प्लीज एनलाइटन अस ऑन दिस. Sure. So, small cap, I will start with saying that it's a great place to be. एक थोड़ा allocation वो स्पेस में होना ही चाहिए, बिकॉज एज आई सेड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस वो चलाते हैं, जो सेक्टर्स या निश जगह पे वो काम करते हैं, वो लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में नहीं है. सो इट गिव्स यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अदर सेगमेंट्स. उसके अलावा what we have seen as liquidity has grown significantly in that space. So बहुत सारी नई companies आई हैं, but at the same time flows in that category have increased multifold. So उसका impact जो आप पहले देखते थे 40, 50, 60 स्टॉक के portfolio, beautiful portfolios, have become to 80, 100, 150, 200 stock portfolio. Yes, yes. So अगर आपके allocation sub optimal है, तो आपको वो returns नहीं मिलेंगे जो small caps आपको दे सकते हैं in terms of returns. Second is so जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका आधा टका कोई स्टॉक में allocation है, वो स्टॉक डबल भी होता है, तो आपके रिटर्न सिर्फ आधे % से बढ़ेंगे, राइट? और कितने स्टॉक्स डबल होंगे पोर्टफोलियो में? So that is one issue that I see in small caps. So you have to select your fund very, very wisely. Second is liquidity. In terms of
क्या लिक्विडिटी प्रोफाइल है, अगर मैं रिडीम करने जाऊं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिडीम करने जाएं तो क्या वो फंड मीट कर पाएगा रिडेम्पशंस के नहीं, कि उनके पास कोई लिक्विडिटी चैलेंजेस होंगे. Sure. Third is how big the ownership that they have in the business that they're investing into. We have seen that अगर आपके आधा टका पोजिशन है पोर्टफोलियो का एंड यू हैव ended up becoming 8 9 10% owner of that company and if the stock is liquid, see what will happen in a liquidity situation. अगर वो बेचने जाते हैं तो क्या होगा stock prices पे impact. So investors have to understand all these dynamics and then invest into. So Okay. at Quantum we are very very clear that you have to look at liquidity, you have to look at market cap ownership, you have to have a optimal position in each of the stocks that you're invested into. So generally we want to buy at least 2% of our portfolio into any company. So if 2% से कम है, we are not happy and we generally Okay. don't want those Okay. positions. So that at each time that stock does well, we benefit. इतना research करते हैं, इतना conviction build करते हैं, companies को मिलते हैं, it has to be a sizable position, Position. investors को उनका फायदा मिलने के लिए. So Wonderful. I think one has to look at these risks and then choose your fund very very wisely. या एंड जैसे आपने बोला कि सही फंड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इन एनी कैटेगरी फॉर दैट मैटर आई वुड से सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं है किसी भी कैटेगरी में एक अगर सही फंड सेलेक्ट कर सकते हैं तो शायद वो आपका वेल्थ क्रिएशन में और मदद कर सकता है. लेकिन आज के टाइम में वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन. हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि या तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं and they're getting influenced by people who may not be the experts, the best experts. Absolutely. So for example, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप इन इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करिए या इनमें मत इन्वेस्ट करिए एक्सेट्रा, राइट. एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस बेसिस पे अपने फंड्स को सेलेक्ट करते हैं. लेकिन तब क्या होता है अगर हमने एक गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया, सो डू यू थिंक एक गलत फंड हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जी गलत फंड, बिकॉज इफ यू लुक एट फंड परफॉर्मेंसेस इन अ फेज, जैसे बुल फेज था, कई फंड ने 45% रिटर्न दिए थे, राइट, in the last few years when you've seen the performance. So but that 45% return fund was the worst performer. आपको लगेगा कि in isolation 45% is a great return that I've achieved बहुत in अच्छा 2 years. रिटर्न है. हाँ. Right. मगर टॉप परफॉर्मिंग फंड का रिटर्न 90% था. So you may not have lost out, or it wouldn't have impacted you so much saying that 45% तो मुझे fixed income instrument से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल गया है. But at the same time you had lost out on an opportunity cost because the best of the lot had 80-90% return. So आपके wealth lose नहीं हो सकते हैं, और in a down market you can also lose wealth if you are in a bad fund, right? कहीं ना कहीं fund में अगर इतना disparity return downside में आता है, that is also an impact. So at Quantum we ensure that कि आपके portfolios are well protected on the downside in terms of जिस हिसाब से हम investment करते हैं, quality companies, well governed companies, वहाँ पे जब भी market गिरता है, these stocks are well chased after, पैसा इन stocks में आने लगता है, इसमें से डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी ज्यादा मिलती है. सो यू हैव टू एंश्योर कि आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू एनी फंड. ओके. ओके. एंड चिराग, यू वर सेइंग कि हमें वो एक पिरामिड अप्रोच फॉलो करना चाहिए जहाँ बेस आपका इमरजेंसी फंड है, फिर गोल्ड, एंड देन यू हैव इक्विटी एंड ऑल द अदर कैटेगरीज इन इट. तो अब ये बताइए कि रिसेंटली हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, राइट. तो गोल्ड को हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक सही गोल्ड का एलोकेशन कितना होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि 70-80% इक्विटी में होना चाहिए, तो मेरे पास लॉजिकली सिर्फ 20% ही बचा है जो मुझे गोल्ड में भी एलोकेट करना है और थोड़ा डेट में भी एलोकेट करना है फॉर माय इमरजेंसी फंड. तो आप हमें ये बताइए कि सही एलोकेशन कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो में? श्योर. सो अगर पिरामिड की बात करें तो इमरजेंसी कॉर्पस आपका बन गया, समझो 12 महीने के एक्सपेंसेस या 24 महीने के एक्सपेंसेस, उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं आप 80% इक्विटी 20% गोल्ड में डाल के चलिए. आई थिंक यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड. ये पोर्टफोलियो हमने टाइम टेस्ट किया है. कोविड क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस,
या बुल मार्केट जो हमने इक्विटीज में देखे हैं, वो सब अच्छा। में ये सही खरा उतरा है। सो ओवरऑल ये अप्रोच रख के चलिए। और 20% गोल्ड जनरली पहले लोग बोलते थे कि 1-2% गोल्ड होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उनका, जैसे गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए तो 5% के गए, और गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए तो अभी सब 10% पे है। Yeah. तो एक गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो का। जब भी इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तो गोल्ड तभी अच्छा करता है। Okay. ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा करेंगे तो गोल्ड अच्छा नहीं करता है। सो गोल्ड तभी भी अच्छा करता है। सो एक पोर्टफोलियो के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह गोल्ड एक्ट करता है। आपको महंगाई, जैसे मैंने कहा कि महंगाई इन रियल टर्म्स इंडिया में 10% से बढ़ी है, राइट? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताता है। गोल्ड के Yeah. रिटर्न्स कहीं ना करीब करीब 11% है लॉन्ग टर्म में। सो ओवरऑल गोल्ड विल मैच कि आपके सही खर्चे कितने हैं, वो बीट करेगा इन टर्म्स ऑफ ओवर द लॉन्ग टाइम फ्रेम। सो एक गोल्ड में इसलिए एलोकेशन करके रखना चाहिए। और बहुत सारे रिस्क है, जैसे हम ट्रम्प के रिस्क देख रहे हैं आज Yeah. अनफोल्ड होते हुए। ट्रम्प के रिस्क क्यों हैं? क्योंकि एक अमेरिका में अनस्टेबल डायनामिक्स हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर बैलेंस शीट। अनसस्टेनेबल डेट है, उसके ऊपर भी डेफिसिट है। आज उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स $1 ट्रिलियन हो गए हैं। सो ओवरऑल पैसे की वैल्यू या ट्रस्ट इन रिजर्व करेंसी जो यूएस डॉलर है, वो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है। और ट्रम्प की पॉलिसीज उसे और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं और ट्रस्ट डेफिसिट ला रही हैं। उस वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो आई डोंट थिंक गोल्ड इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन या बबल। आई थिंक इट इज वेरी वेरी फंडामेंटल पॉइंट, जहां पे आपको मालूम नहीं कि आज रिजर्व करेंसी या ट्रेड करेंसी वर्ल्ड में कौन सी होगी। सो एक Yeah. वो जो वैक्यूम है वो गोल्ड भर रहा है ये टाइम पे। सो आई थिंक गोल्ड इज वेरी वेरी फंडामेंटली पॉइस्ड एंड अभी भी फंडामेंटल्स काफी बेटर लग रहे हैं गोल्ड के लिए। सो आई थिंक एक एलोकेशन गोल्ड में रखना ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ये टाइम पे करे कि ना करे। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड अगर आपके गोल्ड की एलोकेशन नहीं है। सो आई थिंक अभी भी फंडामेंटल्स काफी इंटैक्ट है। और हमारा मानना है कि 15% एलोकेशन गोल्ड का, अगर आप पहले का फॉर्मूला लें या आप इमरजेंसी कॉर्पस हटा दिया और 80-20 स्प्लिट करें, या ओवरऑल पोर्टफोलियो से देखें, तो 15% एलोकेशन या 20% इन दी अदर फॉर्मूला आपके एलोकेशन होने चाहिए गोल्ड पे। और ये टाइम टेस्टेड है। 15% एलोकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो पे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स बढ़ते हैं और आपके रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। इस वजह से 15% एलोकेशन, 15% से ज्यादा एलोकेशन आपके रिस्क कम करते हैं, मगर आपके रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे। इस वजह से 15% एक ऑप्टिमल एलोकेशन आता है गोल्ड का। और अगर आप 15% एलोकेशन करके चलेंगे, आई थिंक यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद योर पोर्टफोलियो। Okay. लेकिन चिराग, आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव कि गोल्ड एक बहुत अच्छा एडिशन है हमारे पोर्टफोलियो में। लेकिन अब जब भी मैं इन्वेस्टर से बात करती हूँ, हर किसी का एक सवाल गोल्ड के ऊपर जो हमेशा रहता है वो ये है कि क्या हमें गोल्ड अब खरीदना चाहिए? इतना महंगा हो गया, 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया इन टर्म्स ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो अभी जब इतना महंगा है, लोग डरते हैं। जिनके पास पुराना गोल्ड है या उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर वेरी हैप्पी कि हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल गए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन आप बताइए कि क्या अभी सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, या गोल्ड के लिए भी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है? अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो ये भी बढ़ेगा ही। व्हाट डू यू थिंक? Namrata, I've been tracking gold market since a very long time. जब गोल्ड प्राइसेस ओके। 3-4 हज़ार पर 10 ग्राम्स थे, ये सेम चीज मैंने सुनी थी जब गोल्ड 10 हज़ार गया था, 20 हज़ार गया था, अच्छा। 50 हज़ार गया था, और अभी 1 लाख। सो ईच टाइम आई हैव बीन ओके। आस्क्ड द सेम क्वेश्चन जब भी वो लेवल क्रॉस होता है। सो हाँ। आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ नीड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और इन्वेस्टेड इन गोल्ड। हम कहते हैं इन्वेस्टर्स को, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए आज, और ये प्रे कीजिए कि आप 15% गोल्ड में डालें। 100 रुपया अगर आपके पास है, आपने 15 रुपया गोल्ड में डाला, और या। प्रे कीजिए कि गोल्ड आधा हो जाए अगले दिन। अगर गोल्ड आधा हो जाता है, आई मीन हाँ। हमें लोग बोलते भी हैं कि ये क्या बोल हाँ। रहे हैं, इन्वेस्ट करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम्म। आप आधा कर दो उसका भाव। मगर अगर या। गोल्ड आधा हो जाता है, गोल्ड अगर 15 का 7.5 रुपया हो जाता है, या। आपके जो 85 जो इक्विटीज में है वो कहीं ज्यादा ऊपर जाएंगे एज कंपेयर टू आपका जो लॉस 7.5 रुपया हुआ है इन गोल्ड। और अगर या। आपका अगर इक्विटी अच्छा नहीं करता है,
you better have gold in your portfolio. So Okay. either side gold will always help in your portfolio. Okay. एंड एक एलोकेशन बना के चलना चाहिए, तो ताकि काफ़ी सारे रिस्क है, और वो कोई भी रिस्क अगर मटीरियलाइज होता है तो गोल्ड ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके रेस्क्यू में आ सकता है, जैसे हमने Awesome. लास्ट 40-50 साल में देखा है गोल्ड के लिए. सो आई Okay. थिंक Okay. गोल्ड इज अ मस्ट हैव. ये भाव पे भी फंडामेंटल्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव. आई थिंक यू शुड बी इन्वेस्टेड इनटू गोल्ड. ओके, वंडरफुल. सो अभी जैक थोड़ा कॉन्वर्जेशन इस ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे लेके जाते हैं. आई वांट टू आस्क यू फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस. श्योर. एंड आई थिंक जो एक सवाल है जो आई थिंक हम सब जानना चाहेंगे कि अभी आप ट्रम्प टैरिफ्स की बात कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है. सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई भी सेक्टर है जो इस अनसर्टेनिटी से इम्यून है? तो अगर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, सेक्टर और थीम फॉर दैट मैटर, जो ट्रम्प टैरिफ से इम्यूनिटी बना के रखेगा, इन्वेस्ट करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा नो मैटर व्हाट ट्रम्प इज़ डूइंग इन द यूएस? सो आई थिंक ओवरऑल मैक्रो देखूं अगर मैं, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सेट्रा और वैल्यूएशंस भी देखूं ओवरऑल, सो आई या. थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज उभर के आता है इज अ ग्रेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इनटू टुडे. ओके. बिकॉज इट विल नॉट बी इम्पैक्टेड, बिकॉज जो लेंडिंग होता है इंटरनल होता है. ऑफकोर्स देर आर सर्टन सेक्टर्स जहाँ पे लेंडिंग कम होगा, बट एट द सेम टाइम देर कुड बी सर्टन सेक्टर्स जहाँ पे जीएसटी का अगर रीजिग में बेनिफिट होता है कंजम्पशन के लिए, तो लेंडिंग बढ़ जाएगा ओवरऑल. सो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेटरी फैक्टर है. वैल्यूएशंस आर रीजनेबल. ग्रोथ could be better because it is internally dependent as opposed to externally. So I think एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें काफ़ी लीवर्स लग रहे हैं, and that could be one sector that you are looking for. But overall, even from an impacted sector, for example, pharma exempt है, मगर या. फार्मा में भी अगर टैरिफ्स आते हैं, मगर दे डोंट हैव अ चॉइस बट टू बाय फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज फार्मा आप दवाइयाँ ओवरनाइट कहीं ना कहीं से नहीं ले सकते हैं, राइट. सो यू हैव टू रिलाई ऑन कंट्रीज जहाँ पे आपका सप्लाई चेन है. अच्छा. सेकेंडली लोग बोलते हैं कि टेक्सटाइल्स इज अ सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, हाँ. टेक्सटाइल्स काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर द ट्रम्प टैरिफ्स ऑफ 50%. टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखा है. मगर अगर यूएस में नहीं करते हैं तो देर विल बी अदर कंट्रीज जहाँ पे टैरिफ्स कम है, वो यूएस में करेंगे, राइट. एट द राइट. so there could be other economies जहाँ पे Indian suppliers can supply textiles. For example, UK. या. यूके का कंजम्पशन एज कम्पेयर टू यूएस कम है, मगर हमारा एक्सपोर्ट्स टू यूके काफ़ी कम है आज की तारीख में. आउट ऑफ द 10-20 बिलियन डॉलर्स ऑफ टेक्सटाइल और एपरल दैट दे कंज्यूम, सिर्फ अबाउट $2 billion गोज फ्रॉम इंडिया, राइट. वहाँ पे बड़ा स्कोप है बिकॉज देर इज एन FTA नाउ बिटवीन यूके एंड इंडिया. या. So या. there is a preferential treatment that Indian companies will get. Similarly, if there is a FTA that comes with Australia, तो वहाँ पे हो सकता है. So overall, एक चीज़ है कि you cannot set up capacities overnight. या. Therefore, अगर किसी का से बांग्लादेश हैज़ अ बेटर टैरिफ एज का, और वियतनाम हैज़ अ बेटर टैरिफ एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर वो डाइवर्ट करते हैं ज़्यादा यूएस में, तो देर कुड बी अदर मार्केट्स विच विल बिकम वेकेंट. So India can ओके. occupy those. So I think yeah, tariffs has become a little bigger issue, or made out to be a bigger issue. There will be ways that will mend out over medium to long term, which will ensure that there is business for this sector. So I think, as you said, internal dynamics के हिसाब से invest करें तो that is better. But at the ओके. same time, you have to ascertain other risks as well, which are external, internal, before you invest into any sector or companies. So I think the markets have given you opportunity today. एक time correction हमने देखा है markets में, earnings हाँ. increase हुए हैं ये time पे. There are certain internal, external risk. ये सब मिलके भी there is a decent upside that we see in markets today. There has been interest rate cuts. There have been tax benefits given in the start of the year. There has been better monsoon. So all those dynamics are playing well for India. But at the ओके. same time, there are certain external risks. But if you invest with a good fund, I think you should be able to do well in even in this kind of market. ओके. वंडरफुल. सो अभी मैं आपसे एक सवाल आपके पैशन के ऊपर बात करती हूँ, विच इज़ सस्टेनेबिलिटी.
एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जिस पे आपका बहुत हमेशा से फोकस रहा है, चिराग. आई हैव रेड योर Sure. प्रोफाइल एंड बिन फॉलोइंग योर वर्क फॉर अ व्हाइल. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज अ कंट्री हमारा जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रहा है पिछले 20 या 30 सालों में, वो Mhm. कैसे चेंज हुआ है? डू यू थिंक सस्टेनेबिलिटी पे फोकस बढ़ा है इन द लास्ट 20-30 years इन अ कंट्री लाइक इंडिया? एंड क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है Mhm. सस्टेनेबिलिटी, सो थिंक ऑफ ESG एंड सो ऑन, क्या ये जनरल मार्केट को बीट कर पाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जी, सस्टेनेबिलिटी में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है इंडिया में ओवरऑल. काफ़ी सारी कंपनीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं मार्केट्स उसको रिकग्नाइज करके उनको प्रीमियम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. सो ओके. आई थिंक एक अच्छा वैल्यू चेन बन रहा है. ऑफ कोर्स फ्लोज थोड़े से कम है ये सेगमेंट में, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो हमारे ESG फंड को अभी 6 साल हुए हैं. सो ओवरऑल वी हैव सीन अ गुड परफॉर्मेंस. इट हैज बीटन मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आउट देयर. जो भी ओके. फ्रंट लाइन इंडाइसेस हम ट्रैक करते हैं वो सबको श्योर. बीट किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स जो भी इसमें इन्वेस्टेड है हैव डन वेल. सो आज के जेनजीज जो क्या केयर करते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, या. कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज, या एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, हर एक स्टेक होल्डर को ध्यान में रखा जाता है, कहीं एथिकली कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है वो देखा जाता है. सो ओवरऑल आई थिंक सस्टेनेबिलिटी में मेरिट है. धीरे धीरे मार्केट उसके रिकग्नाइज कर रहा है, उस वजह से वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आ रहे हैं कंपनीज के. और कहीं ना कहीं गवर्नेंस हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर मार्केट और इन एनी मार्केट. गवर्नेंस एक बाइनरी इम्पैक्ट होता है. कहीं ना कहीं कंपनी अगर अच्छी तरह से रन नहीं हो रही है, उनकी गवर्नेंस अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, या एनीथिंग जहाँ पे इन्वेस्टर्स के पैसे लूज आउट हो सकते हैं. जैसे हमने देखा था 2009 में एक कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स. सत्यम कंप्यूटर्स में $1 बिलियन का फ्रॉड हुआ था, और हमारे गवर्नेंस चेक्स ने हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोक लिया था. सो ओवरऑल वी डिडंट सी एनी लॉस. सत्यम तभी एक इंडेक्स का पार्ट था. सो ओवरऑल जो भी कंपनी इन्वेस्टर्स इंडेक्स में थे या वो फंड्स में थे जहाँ पे वो सत्यम का पार्ट था और पोर्टफोलियो में जगह थी, वहाँ पे काफ़ी बड़े लॉसेस आए थे इन्वेस्टर्स को. सो ओवरऑल गवर्नेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसके इवेंट्स ज़्यादातर बाइनरी होते हैं और वैल्यूएशंस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं. सो ओवरऑल आई थिंक ESG या गवर्नेंस देखना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स को. और आई थिंक इट हैज़ डन वेल एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल जैसे हम मैच्योर होते हैं एज ए इकोनॉमी. Wonderful. Okay. So, just as my last question to you, Chirag, and I just want to ask you कि हम जो current landscape देख रहे हैं, जो काफ़ी unpredictable है, शायद बहुत अच्छा हो जाएगा in the next 1 year or so, and शायद we may see corrections in the market again. तो आप ये बताइए कि as an investor क्या मुझे अभी wait करना चाहिए for better levels, और या मुझे अभी invest करना चाहिए? अभी मेरा at this point in time मेरा इन्वेस्टमेंट क्या, व्हाट डायरेक्शन शुड माय इन्वेस्टमेंट टेक? क्योंकि अभी जब इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है तो आई थिंक हर कोई वो वेट एंड वॉच फिलॉसफी फॉलो करता है. तो क्या अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? सो अगर आप सिप इन्वेस्टर हो तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विथ योर सिप, बिकॉज ऐसे ही टाइम होते हैं जहाँ आपके यूनिट्स ज़्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज NAV इतनी नहीं बढ़ रही है, तो आपकी यूनिट्स वही पैसे के लिए ज़्यादा आते हैं आपके पास. तो सिप राइट. प्लीज़ कंटिन्यू रखिए. लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप हमें लास्ट ईयर मिलते हैं 1 साल पहले, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहिए. अभी भी कॉशन होके चलने की ज़रूरत है. थोड़े एक्सटर्नल रिस्क है इंडिया के लिए जो पैन आउट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अपसाइड्स फ्रॉम अर्निंग्स पर्सपेक्टिव भी इंक्रीज हो गए हैं. सो ओवरऑल आई थिंक अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो ये अच्छा समय है टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओवरऑल. सो आई थिंक रिस्क काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है. थोड़े रिस्क है जो प्राइस्ड इन नहीं है, मगर एट द सेम टाइम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट्स 1 साल में फ्लैट रहे हैं. सो अर्निंग्स बढ़े हैं. सो ओवरऑल आई थिंक अगर आप अच्छे फंड चुनें, अच्छे फंड के साथ इन्वेस्ट करें, आई थिंक दे विल हेल्प यू नेविगेट ये मार्केट जो है, जो थोड़ा साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन मार्केट है, आपको नेविगेट करने में मदद करेंगे. सो आई थिंक अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं, यू शुड स्टार्ट लुकिंग इन्वेस्टिंग नाउ, बिकॉज थिंग्स विल कुड चेंज मटीरियली इन नेक्स्ट 6 months. So overall, I think if you are out of the market, please come back in the market.
Sure. Wonderful. Thank you so much, Chirag. I think it was an amazing conversation, and I'm sure financial freedom के बारे में तो हमारे investors को बहुत कुछ आज पता चला ही होगा, but I'm sure उन्होंने और भी बहुत कुछ सीखा होगा from everything that you've told us today. So I do hope हमारे जो भी investors हैं, जो भी viewers हैं, प्लीज़ अगर आपने financial freedom के लिए अभी तक invest करना शुरू नहीं किया तो please start your financial freedom journey. And Chirag has given some great points for us to get started there. Yeah. So thank you so much, Chirag, and we hope to get you back very soon again. Thank you. थैंक यू नम्रता, थैंक यू सो मच। Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Chirag. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी पॉइंट्स उनके साथ हमने डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो आज के हमारे इस एपिसोड का थीम था फाइनेंशियल फ्रीडम, और हमने मिस्टर चिराग से बहुत सारे सवाल अराउंड फाइनेंशियल फ्रीडम पूछे। तो सबसे पहले हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा सेव करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। सो मिस्टर चिराग सेज कि जैसे अगर हम अपनी खाने की थाली देखते हैं, इट इज प्रीटी बैलेंस्ड, वैसे ही हमारे जो इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है वो भी एक बैलेंस तरीके से हमें करनी चाहिए। सो ही सेज द सिंपल फॉर्मूला दैट यू शुड फॉलो इज इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंसेस, व्हिच मींस पहले अपनी इनकम से आप अपनी सेविंग करिए और उसके बाद जो बचता है वो आप स्पेंड करिए। ही ऑल्सो सेज कि आप रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करिए, फिर उन फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा सेव करिए और फिर उसको इन्वेस्ट करिए। ही सेज कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप 15 से 20% अपनी इनकम का बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है तो आइडियली अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आपको अपनी इनकम का कम से कम 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि ऐसी क्या गलतियां इन्वेस्टर्स करते हैं टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मिस्टर चिराग बोलते हैं कि सबसे पहली गलती तो लोग यही करते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं कम अमाउंट भी इन्वेस्ट करूंगा तब भी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा। सेकेंडली ही सेज कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि मेरे इक्विटी फंड्स हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। सो ही सेज कि अगर आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, विच इज एन आइडियल वे ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि आपके लिए कौन से फंड सही हैं। ही ऑल्सो सेज कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और वो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। जो इनिशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग होता है इक्विटी में वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तब आपका पैसा भी ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। फिर हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि क्या सिर्फ SIPs के थ्रू हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं या और कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी चाहिए। सो मिस्टर चिराग सेज कि SIP एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है टू स्टार्ट योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन लेट्स से थ्रू आउट द ईयर आप SIPs तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कुछ लमसम अमाउंट मिल गया, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ बोनस, तो वो भी जो है आप अपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो थोड़े अमाउंट्स एवरी ईयर वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में थोड़ा जल्दी करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम मच फास्टर। तो ही सेज कि या तो आप थोड़ा अमाउंट एज लमसम हर साल डाल सकते हैं, या फिर आप हर साल अपने SIPs को भी टॉप अप कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर। फिर हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या सही कैटेगरीज हो सकती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिस्टर चिराग सेज कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पिरामिड के जैसे होना चाहिए। जो बेस ऑफ द पिरामिड है वो है आपका इमरजेंसी फंड, जो बेसिकली उतना पैसा कि अगर आपकी जॉब चली गई तो आपका 1 या 2 साल का खर्चा उस इमरजेंसी फंड से निकल जाए। इमरजेंसी फंड के ऊपर जो पिरामिड में लेयर आती है वो है गोल्ड की। गोल्ड जो है एक्ट्स एज अ डाइवर्सिफायर, तो वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में आपकी मदद करता है। और सबसे ऊपर आते हैं इक्विटी फंड्स, तो आपका इमरजेंसी फंड हो गया, फिर हो गया गोल्ड, और उसके ऊपर आता है इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो 70 to 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो होने चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना है। अब इक्विटी फंड्स में वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो इक्विटी फंड्स में आप फ्लेक्सी कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स, वैल्यू फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। और आप थोड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट कुड बी योर एनहांसर इन योर रिटर्न्स। फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर चिराग सेज कि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो ऐसी निश अपॉर्चुनिटीज हमें देते हैं जो दूसरे मार्केट सेगमेंट्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स स्मॉल कैप फंड्स जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत वाइजली चूज करने चाहिए और लिक्विडिटी को जरूर देखना चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट स्मॉल कैप फंड्स। फिर हमने मिस्टर चिराग से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर चिराग सेज कि गोल्ड एक बहुत अच्छा असेट क्लास होता है क्योंकि ये आपके रिस्क को कम करता है एवरी टाइम इक्विटी मार्केट्स फॉल, क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट्स करेक्ट होती हैं तब गोल्ड का रेट बढ़ता है। सो ही सेज कि इट्स वेरी फंडामेंटली पॉइज्ड,
और आप जो है 15 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो गोल्ड में डाल सकते हैं, क्योंकि उससे आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारा पैसा या इन्वेस्टमेंट गोल्ड में डाला तो आप अपने इक्विटी फंड्स के जो रिटर्न्स हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अंत में मिस्टर चिराग ने हमें यही बोला कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो ये सही समय है, आपको अभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। आइडियली SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। लमसम थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि लमसम के लिए शायद टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो SIPs अपना डेफिनेटली शुरू करिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट योर SIPs. So that was about it in this particular episode. Thank you so much for watching. Please do like this video, share this video with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.